यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरमीडिएट में तो बहुत अच्छे मार्क्स भी कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 22। सेक्शन 22 ये बोलती है कि इनकम जो होती है ना, रेंटल इनकम या एनुअल वैल्यू जो है, वो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन असेसी उसका ओनर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी मींस ऑलवेज समझना, हाउस प्रॉपर्टी मींस अ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट टू दैट बिल्डिंग। मींस जो भी बिल्डिंग के आसपास वाली जो लैंड होती है जो अपर्टेनेंट टू द बिल्डिंग है, वो भी आपके हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट मानी जाती है। एक और चीज समझना सर, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कब जाएगी? जब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो भी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम जाती है। राइट आंसर इज बोथ। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसका जो रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन, आप ओनर होने चाहिए। ओनर का मतलब क्या है? यहां पे रजिस्टर्ड ओनर की जरूरत है? आंसर इज नो। आप बेनिफिशियल ओनर है तो उस केस में आपकी इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। बेनिफिशियल ओनर में एक डीम्ड ओनर कंसेप्ट और आता है जो अपन लास्ट में सेक्शन 27 में डिस्कस करने वाले हैं। अब समझते हैं हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो एक तो होती है तुम्हारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक होती है तुम्हारी लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसको आपने किसी को भाड़े पे दे रखा है, दैट इज कॉल्ड योर लेट आउट प्रॉपर्टी। देखिए, लेट आउट प्रॉपर्टी है उसकी इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिकॉज लेट आउट प्रॉपर्टी है वो कुछ ना कुछ रेंट कमा रही है तो उसकी इनकम ऑब्वियसली टैक्सेबल हो जाएगी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसको अपन टैक्सेबल करेंगे। एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मींस है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी और आप अपने खुद के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दो पर्पज के लिए यूज हो सकती है, या तो आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं या फिर आप उसको रहने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बिजनेस हेड में कुछ ना कुछ इनकम अर्न करके देती है। तो इसलिए आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको आप इग्नोर कर दीजिए, जिसको हम बोलते हैं गोज टू बाय ऑयल। तो अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जस्ट इग्नोर दैट, उसको गोज टू बाय ऑयल बोल दीजिए। उसके बाद ऐसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं। तो जब आप खुद ही की प्रॉपर्टी में खुद ही रहते हैं तो उससे कुछ इनकम तो आती नहीं है। तो मैं बता दूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन एक चीज समझना, लॉ मेकर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत वाले पैसे वाले हैं, तो उनके पास में क्या है, एक से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो चलो हम उसको एग्जेम्प्ट कर लेंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। मींस उस पर कोई भी ऐसा डीम्ड रेंट मान के कुछ भी टैक्स नहीं लगाएंगे अगर आपके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। बट सपोज इफ यू आर ओनिंग द मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपके पास चॉइस रहेगा कि कोई भी टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो टू के ऊपर वाली जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहेगी, दैट विल बी ट्रीटेड एज द डीएलओपी, जिसको हम बोलेंगे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, और उसकी एनुअल वैल्यू निकालेंगे और वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, देखो, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल होगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो आप इग्नोर कर दीजिए। आप रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अगर आपके पास टू ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मींस वन है या टू है, तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, मींस उससे कोई इनकम होती नहीं, नोशनल इनकम भी कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट टू से ऊपर वाली जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहेगी उसके लिए आपको नोशनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ही आता है कि सर एक बात बताइए, अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर ने कुछ फ्लैट्स वगैरह बनाए, कुछ प्रॉपर्टी बनाई, तो उस केस में उसकी इनकम कहां पे जाएगी। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्डर अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करता है, बिल्डर के लिए जो भी प्रॉपर्टी है वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड को अगर सेल करता है तो उसकी इनकम बिजनेस में जाएगी। लेकिन अगर मान लो बिल्डर का वो फ्लैट जो थे वो बिक नहीं रहे थे, तो उसने क्या किया, कुछ टाइम के लिए उसको लेट आउट कर दिया। तो लेट आउट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, बिजनेस में नहीं जाएगी। देखो, अगर बिल्डर ने कोई भी प्रॉपर्टी बनाई और उसको अगर वो बेचता है तो बेचने से जो इनकम आएगी वो पीजीबीपी हेड में जाएगी। बट उसको अगर लेट आउट करने से जो इनकम आती है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। अब एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारे अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, तो जो सर अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, क्या उसको हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे और उसको हम नोशनल रेंट लेके और क्या टैक्सेबल करेंगे। यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना, उस ईयर के एंड से लेके 2 इयर्स तक उसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी। तो जो भी बिल्डर है, वो बिल्डर के पास में जो अनसोल्ड स्टॉक रहता है उसमें जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर के एंड से लेके 2 इयर्स तक उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो निल लिया जाएगा। और 2 इयर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद में भी अगर आप उसको लेट आउट नहीं करते तो उस केस में वो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी
और उसके केस में जो भी नोशनल रेंट इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, बिल्डर के लिए देखिए अनसोल्ड स्टॉक है, अगर वो बेच देता है तो किस कहां जाएगा, पीजीबीपी में, भाड़े पे देता है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। बट मान लो खाली पड़ा है, अनसोल्ड स्टॉक है, वो खाली पड़ा है, फ्लैट है, वो खाली पड़े, तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से लेके, और जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से लेके 2 इयर्स तक उसकी एनुअल वैल्यू है वो नील ली जाएगी, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। बट उसके बाद उसको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान रखना, अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जिसको आप रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसमें ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह है, ये सब नील आएगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज लेस होती है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। जो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लेस होता है। तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उसमें इंटरेस्ट है तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो जाएगी, नील। लेकिन बेटा एलओपी डीएलओपी में ये सब चीजें है वो आपकी आती है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, एलओपी में मोस्टली ये सब चीजें आपको मिलेगी, लेकिन डीएलओपी का जब क्वेश्चन होगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, तो उसमें एक्चुअल रेंट नहीं होगा। उसमें एक्चुअल रेंट नहीं होगा क्योंकि डीएलओपी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, उसको डीएलओपी अपन मानते हैं, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानते हैं, तो उसमें एक्चुअल रेंट नहीं होता है, बाकी सब चीजें हो सकती है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालते कैसे है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आप एक काम करिए, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी का ऐसा वैल्यू होता है जो म्युनिसिपलिटी के हिसाब से, म्युनिसिपलिटी को लगता है कि ये प्रॉपर्टी एक साल में इतना रेंट कमा के दे सकती है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल वैल्यू, या जिसको रेटेबल वैल्यू भी बोलते हैं। तो जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो म्युनिसिपलिटी के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है कि ये प्रॉपर्टी एक साल में इतना रेंट कमा के दे सकती है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, रीजनेबल रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट का मतलब होता है कि आजू बाजू की जो प्रॉपर्टी होती है, सेम लोकेलिटी में प्रॉपर्टी का, सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। तो आप एक काम करिए, जो भी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है, व्हिचएवर इज हायर ले लीजिए। अब जो भी हायर आएगा उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। आप बोलेंगे ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। स्टैंडर्ड रेंट होता है, एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम रेंट इतना आप ले सकते हैं लीगली, मैक्सिमम लीगली इतना रेंट आप रिकवर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड रेंट। तो आप एक काम करिए कि जो हायर वाला आता है और स्टैंडर्ड रेंट आता है, विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू करिए, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। कि आपकी प्रॉपर्टी का एटलीस्ट इतना रेंट तो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंसीडर करेंगे, आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। अब आप बोलेंगे एक्चुअल रेंट क्या होता है। तो एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट है, वो आपका आ जाएगा एक्चुअल रेंट। अब जो भी एक्सपेक्टेड रेंट था और एक्चुअल रेंट था, विचएवर इज हायर है वो आप लेंगे, और वो विचएवर इज हायर है उसको आप बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गाव, जीएवी। अब उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस कर देंगे, और म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस करने के बाद जो भी बचेगा, दैट इज कॉल्ड योर नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू, या जिसको हम नाउ बोल सकते हैं, उसमें से एक डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 का, जो दो चीजों का डिडक्शन मिलेगा। एक तो 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए एनएवी का, और दूसरा आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका आप डिडक्शन ले लीजिए। तो जो भी आप डिडक्शन ये लेने के बाद जो बचेगा, दैट इज कॉल्ड योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालना है, सबसे पहले लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू, कंपेयर विद द फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, इट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। आपके पास गांव आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस आप लेस कर दीजिए, आपके पास नाव आ जाएगा, और नाव में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनएवी का लेस करिए, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आप लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक चीज समझना, ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस होता है ना, ये म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है कि जो भी ग्राम पंचायत है या म्युनिसिपलिटी है, वो हर साल कुछ ना कुछ टैक्सेस लेती है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस। ये म्युनिसिपल टैक्सेस को बहुत बार लोकल टैक्सेस भी बोला जाता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बोला जाता है, वाटर टैक्सेस भी बोला जाता है, सेवरेज टैक्सेस भी बोला जाता है, तो इनको सबको अपन म्युनिसिपल टैक्सेस बोलेंगे। अब एक चीज समझना, ये म्युनिसिपल टैक्सेस आपको लेस करने को मिलता है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्सेस आपको लेस करने को तभी मिलेगा जब आपने म्युनिसिपल टैक्स है वो एक्चुअल में पेमेंट किया है। एक्चुअल में पेमेंट किया तो ही मिलेगा, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। तो पेमेंट बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्सेस का आपको डिडक्शन मिलता है। एक और चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होता है, अगर टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होता।
ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो अलाउ होता है, टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो अलाउ नहीं होता है। एक और चीज समझना, बहुत बार म्युनिसिपल टैक्सेस है ना वो आपको परसेंटेज फॉर्म में दे देते हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेस 6% और 8% और 10%। क्वेश्चन ये आता है ये किसका कैलकुलेट करने का परसेंटेज? ये परसेंटेज आपको हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का लेना पड़ेगा। जो म्युनिसिपल वैल्यू होता है ना, जो फर्स्ट वाला, उस म्युनिसिपल वैल्यू पे आपको परसेंटेज को अप्लाई करना, आपको म्युनिसिपल टैक्सेस है वो मिल जाएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो देखिए नाउ में से अपन क्या लेस करते हैं, दो चीजें, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको लेस करने को मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको लेस करने को तभी मिलेगा जब वो लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए लिया था, या तो हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेस के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए आपने कोई लोन लिया था और उस लोन का इंटरेस्ट है, इसका डिडक्शन आप यहां पे लेंगे। प्रिंसिपल का डिडक्शन जो होता है ना वो आपको एटीसी में मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी के लोन का जो प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो आपको एटीसी में मिलता है, बट इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां पे मिलता है। अब यहां पे एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है लोन किससे लेना है? अरे किसी से भी लो, बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, किसी से भी अगर आपने लोन लिया है आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको तभी मिलता है, मींस यहां पे इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है ना, जैसे मान लो इंटरेस्ट इंडिया के बाहर किसी को पे कर रहे हो, तो इंडिया के बाहर किसी को अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपको उसका टीडीएस काटना है और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। मींस इंडिया के बाहर किसी को इंटरेस्ट दिया तो उसका टीडीएस काटना है और काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है, तभी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अब इंटरेस्ट जो अलाउ होता है, क्या वो ड्यू बेसिस पे अलाउ होता है या पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है? आंसर इज ड्यू बेसिस पे। देयर इज नो नीड ऑफ पेमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया तो उस केस में आप डिडक्शन ले सकते हैं, तो यहां पे ड्यू बेसिस पे अलाउ होता है। मींस अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा, आपने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया तो भी आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटरेस्ट के केस में लिमिट कितनी होती है, क्या पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है? एक बात समझना, जो भी तुम्हारा एलओपी डीएलओपी होता है, एलओपी डीएलओपी का मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना इंटरेस्ट है ना वो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, कितना भी इंटरेस्ट हो, 10 लाख 15 लाख कितना भी इंटरेस्ट हो वो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट इन एलओपी डीएलओपी। लेकिन अगर मैं बात करूं एसओपी की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो दो हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहती है, उसमें लिमिट होती है इंटरेस्ट की, दैट इज 30,000 या 2 लाख। अब ये 2 लाख का लिमिट मिलता है स्पेशल केस के केस में, और अदर केसेस के केस में आपका 30,000 का लिमिट मिलता है। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में लिया है। दूसरा, लोन इज टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड इफ लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लोन 1499 के बाद में लेना है, अगर लोन परचेज के लिए लेना है या कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है। देखो परचेज के लिए है तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन, लेकिन अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन, तो उस केस में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो अदर इस स्पेशल केस में नहीं आता है तो नॉर्मल केस में मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। जैसे मान लो लोन आपने रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिया है तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। लोन 1499 के पहले लिया हुआ है तो उस केस में 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। या लोन अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो उस केस में आपको मैक्सिमम है वो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ही आता है कि सर ये 2 लाख और 30,000 की जो लिमिट है ये दोनों घर की मिला के है या दोनों घर के लिए अलग अलग है? राइट आंसर इस दोनों घर की मिला के है। जैसे मान लो मैंने 2 घर खरीदे, ठीक है, मेरे पास 2 एसओपी है और एक का इंटरेस्ट 120 है, दूसरे का इंटरेस्ट 120 है, दोनों का मिला के 240 हो गया। क्या मुझे 240 का डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज नो, मैक्सिमम मुझे 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने कोई नया लोन लिया, जैसे पुराना लोन ले रखा है एचडीएफसी बैंक से, अब आपने नया लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से और उस लोन से वो पुराने लोन का रीपेमेंट कर दिया और पुराना लोन हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए लिया था, तो क्वेश्चन ये आता है कि नए लोन का जो इंटरेस्ट रहेगा क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि भैया नया लोन आपने लिया है वो पुराने लोन का रीपेमेंट करने के लिए लिया है, बट पुराना लोन तो हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए लिया था ना, तो नया लोन यही माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और कंसेप्ट आता है कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है करके, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो इंटरेस्ट होता है, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। एक बात समझना, जिस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी आपकी
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उस ईयर में तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम जाएगी, आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, जिस ईयर बोल रहा हूं मैं, जिस ईयर, जिस डेट को नहीं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले वाले जितने भी सालों का इंटरेस्ट रहता है दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला, जिस ईयर में आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उस ईयर को आप छोड़ दीजिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका 10 दिसंबर 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो आप 21-22 को छोड़ दीजिए, 21-22 प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पहले के जितने भी ईयर का इंटरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पहले तो अलाउ हुआ नहीं होगा क्योंकि पहले वाले साल में तो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो क्या वो अब अलाउ होगा या नहीं? आंसर इज यस, अब आपको अलाउ हो जाएगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। तो जो भी तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट होता है, तो उसमें जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं या एक्विजिशन करते हैं उस ईयर के पिछले वाले ईयर्स का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड प्री वाला इंटरेस्ट एंड दैट विल बी अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इसमें अपन जोड़ देंगे। अब एलओपी डीएलओपी तो पूरा ही अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो इस साल में जोड़ते हैं तो उस पर क्या लिमिट लगेगी टोटल पे? एसओपी है तो लिमिट लगेगी 2,30,000 की, बट अगर 2 लाख या 30,000 की, बट एलओपी डीएलओपी तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। अब यहां पे एक और कंसेप्ट ये आता है कि सर कभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है, जैसे आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा लिया, तो क्या वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी अलाउ होता है क्या? आंसर इज नो, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है जिसको अपन पेनल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं वो आपको अलाउ नहीं होगा। एक कंसेप्ट आता है अनरियलाइज रेंट का। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है बेड डेट्स ऑफ द रेंट, मींस आपका रेंट है वो कोई खा के चला गया, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। अब एक चीज समझना, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी कि एक्चुअल रेंट कैसे निकालते हैं। एक्चुअल रेंट मींस रेंट रिसीव्ड जितना हो गया, रेंट रिसीवेबल जितना है और माइनस अनरियलाइज रेंट कर दीजिए। तो नॉर्मली रेंट रिसीवेबल जितना है उसमें से जितना रिसीवेबल होता है उतना ही अनरियलाइज हो सकता है नॉर्मली, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये अनरियलाइज रेंट लेस होता है जब आप एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते हैं तो अनरियलाइज रेंट लेस होता है, लेकिन अनरियलाइज रेंट लेस तभी होगा जब रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि टेनेंसी आपकी बोनाफाइड होनी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन टेनेंसी होनी चाहिए, वहां जेन्युइन अग्रीमेंट वगैरह था टेनेंट और ओनर के बीच में, मीन जेन्युइन टेनेंसी होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यह है कि भैया जिसने आपका रेंट जो है वो तुम्हारा लाइक अनरियलाइज किया है उसको आपने घर से भगा दिया है, दैट टेनेंट शुड वेकेटेट दैट हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी कंडीशन, दैट टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेम असेसी, ऐसा नहीं होना चाहिए उस घर से तो आपने भगा दिया बट आपने किसी दूसरे घर में उसको रखा है। और चौथी कंडीशन ये है कि आपने कुछ रीजनेबल स्टेप लिए हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट के लिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपका अनरियलाइज रेंट है वो एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते टाइम लेस होगा, मींस एक्चुअल रेंट निकालते टाइम अपन रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट है वो अपन करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इनकम टैक्स का आईटीआर फॉर्म देखते हैं ना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट निकालते टाइम लेस नहीं करते, उसमें जीएवी के बाद लेस करते हैं। तो अगर एग्जाम में आप जीएवी में से सीधा अनरियलाइज रेंट लेस कर सकते हैं वो ज्यादा लॉजिकल है, अगर वो आप कर लेते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है करके आप जीएवी में से अनरियलाइज रेंट लेस कर सकते हैं इफ यू विश देन। बट इंस्टीट्यूट है वो दोनों जो पोजीशन है उसको फॉलो करती है। अनरियलाइज रेंट को आप एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते टाइम लेस कर सकते हैं एज वेल एज द जीएवी कैलकुलेट करते टाइम भी लेस कर सकते हैं, मैं जीएवी में से आप लेस कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक्चुअल रेंट करते टाइम ही लेस कराया जैसा इंस्टीट्यूट ने प्राइमरी व्यू लिया है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है दैट इज द अरियर्स ऑफ रेंट। बहुत बार क्या होता है रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट की वजह से वो रेंट आपको मिला नहीं है और लेकिन इन फ्यूचर में आपको वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड अरियर्स ऑफ रेंट। तो अरियर्स ऑफ रेंट ऑब्वियसली पहले जो है वो टैक्सेबल नहीं हुआ होगा तो वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको उसकी रिकवरी होती है। अब एक बात बताइए, जो ये अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी होती है या अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होती है जो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था लेकिन जिस ईयर में ये रिकवरी होती है क्या उस ईयर में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। तो ध्यान रखना, अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड वेदर यू आर ओनर और नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। वो घर तो हमने बेच दिया था तो भी क्या उस रेंट उस घर से रिलेटेड कोई अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट है वो आपको मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। आंसर इज यस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसके सामने अगर कोई खर्चे आपने किए थे वो अलाउ नहीं होंगे। आपने रिकवरी से रिलेटेड कुछ खर्चे किए थे वो सब अलाउ नहीं होंगे। और ये जो अरियर्स रेंट की रिकवरी है या अनरियलाइज रेंट की रिकवरी है दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30, दैट विल बी टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा पता है? 70% टैक्सेबल होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी हुई 1 लाख की तो टैक्सेबल होगा 70%, मीन 70,000 विल बी टैक्सेबल। इन सिंपल वर्ड में ये बोल दूं 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अदर एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं क्या?
जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस, क्या ये भी आपको अलाउ होते हैं? आंसर इज नो, ये सब अलाउ नहीं होते क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, तो बाकी कोई भी एक्सपेंसेस है वो अलाउ नहीं होते। अब एक चीज समझना, हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जब भी अपन लाइक जीएवी निकालते हैं, जीएवी कैसे निकालते हैं कि जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है, एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है वो अपन जीएवी बना देते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है वो जीएवी बना देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी वैकेंसी है तो ये विच एवर इज हायर वाला कंसेप्ट आपको फॉलो नहीं करना है। जब भी वैकेंसी है, ये विच एवर इज हायर वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं करना। वैकेंसी क्या होता है? वैकेंसी मतलब घर खाली पड़ा है, घर पे ताला लगा हुआ है, ना तो वो भाड़े पे है ना आप खुद रह रहे हैं। आप खुद रह रहे हैं वो वैकेंसी नहीं होता। वैकेंसी मींस घर पे ताला लगा हुआ है इतना बड़ा, ना तो वो भाड़े पे है ना आप खुद रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। तो अगर वैकेंसी का कंसेप्ट आता है तो आपको ये विच एवर इज हायर वाला है, ये विच एवर इज हायर फॉलो नहीं करना है। तो फिर आपको क्या फॉलो करना है? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आप एक काम करिए कि जो भी तुम्हारा एक्चुअल रेंट एंड वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के, एक्चुअल रेंट एंड वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के मोर देन इक्वल टू हो जाते हैं एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्चुअल रेंट एंड वैकेंसी रेंट दोनों की टोटल इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट हो जाते हैं। तो आप एक काम करिए, एक्चुअल रेंट को जीएवी बना दीजिए। बट अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, तो उस केस में आप एक्सपेक्टेड रेंट को क्या बना दीजिए? जीएवी बना दीजिए। मैं आपको ऑलरेडी इसके जो लॉजिक्स वगैरह है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी पे। ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ एरिया आपके घर का लेट आउट होता है, कुछ एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। जैसे मान लो मेरा 2 BHK घर है, उसमें से एक रूम है वो मैंने किसी को लेट आउट कर दिया और बाकी वाले में मैं खुद पड़ा हूं, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो उस केस में क्या करें? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि उस केस में आप एक काम करो, अगर आपकी प्रॉपर्टी एरिया वाइज लेट आउट है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप एक काम करिए, उसको दो प्रॉपर्टी मान लीजिए। जो लेट आउट वाला पार्ट है उसको लेट आउट प्रॉपर्टी मान लीजिए और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लीजिए। आप एक काम करिए, जो म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, दैट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन एसओपी एंड एलओपी ऑन द एरिया बेसिस। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, आपका म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको डिवाइड करना पड़ेगा एलओपी एसओपी में, एरिया बेसिस पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप एक्चुअल रेंट को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल रेंट हमेशा एलओपी पोर्शन के लिए होगा। एक्चुअल रेंट को आप डिवाइड कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल रेंट है वो हमेशा एलओपी पोर्शन के लिए होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एंड जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट में एलओपी और एलओपी वाला पार्ट है उसमें कोई लिमिट लगती नहीं है, 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा। बट जो एसओपी वाला पार्ट है उसमें लिमिट लगेगी 30,000 या 2 लाख की। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, अगर कभी ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए लेट आउट है, कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी बट एरिया वाइज नहीं है, टाइम वाइज है। हो सकता है 7 मंथ के लिए लेट आउट, 5 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, या 2 मंथ के लिए लेट आउट, 10 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसा है तो क्या होगा? तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि इसको कभी भी एसओपी नहीं मानेंगे, इसको एलओपी ही मानेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने सिंगल डे के लिए भी लेट आउट कर दी तो उसको आप क्या मानेंगे पता है? एलओपी। एसओपी उसको मानते हैं जब 12 मंथ के लिए आप खुद के यूज के लिए यूज कर रहे हैं या कभी खाली पड़ा है ड्यू टू सम जॉब वगैरह, आप कहीं और करते हैं, बिजनेस कहीं और करते हैं और उसकी वजह से घर खाली पड़ा है, उसको आप एसओपी मान सकते हैं। लेकिन आपने अगर सिंगल डे के लिए भी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया तो उसको हम लेट आउट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट किया कुछ पार्ट के लिए एंड कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको आप लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे और उसको एलओपी में जैसे कैलकुलेशन होता है वही करेंगे। लेकिन एक्चुअल रेंट उतने मंथ का ही आएगा जितने महीने के लिए आपने लेट आउट किया है। एक्चुअल रेंट उतने मंथ का ही आएगा जितने मंथ के लिए आपने लेट आउट किया। बाकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और जो बाकी सब चीजें हैं वो आप पूरे साल की है वो आप ले लेंगे। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि एसएससी के पास 2 से ज्यादा एसओपी है। तो जब एसएससी के पास 2 से ज्यादा एसओपी है तो उस केस में सर क्या करना, किसको एसओपी माने और किसको डीएलओपी माने? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एसएससी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि किसको एसओपी माने किसको डीएलओपी माने। तो उसमें एसएससी क्या करेगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास 3 एसओपी है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन में 2 को एसओपी लीजिए, 1 को डीएलओपी लीजिए। दूसरे ऑप्शन में जिसको पहले एसओपी लिया था उसमें से 1 को डीएलओपी ले लीजिए, 2 को एसओपी लीजिए। और तीसरे में वापस क्या करेंगे, 1 को आप डीएलओपी लेंगे, 2 को एसओपी लेंगे। जिस ऑप्शन में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोएस्ट आती है,
जिस ऑप्शन में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोएस्ट आती है वो वाला ऑप्शन है वो आप एक्सरसाइज कर लेंगे, और वो वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, वो वाला ऑप्शन है वो आप एक्सरसाइज कर लेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है जॉइंट ओनरशिप का। ये जॉइंट ओनरशिप क्या होती है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो आप एक से ज्यादा ओनर है उसके, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप के केस में हमको क्या करने का, देखो भले जॉइंट ओनरशिप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करने का। जो लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है ना, दैट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द को ओनर्स इन देयर ओनरशिप रेशियो। जितने ओनर है उसमें ओनरशिप रेशियो में आप लास्ट वाली जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर लीजिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो भी एसओपी का क्वेश्चन है और जॉइंट ओनरशिप है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट का लिमिट होता है ना 30,000 एंड 2 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ को-ओनर। मींस अगर 2 को-ओनर है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपका 60,000 4 लाख का लिमिट हो जाएगा। अगर 3 को-ओनर है तो उस केस में 90,000 एंड तुम्हारा 6 लाख का लिमिट हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो एसओपी के केस में जो ये इंटरेस्ट का लिमिट होता है ना 30,000 एंड 2 लाख का, दैट इज लाइक ओनर वाइज होता है। तो अगर 2 ओनर तो उस केस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, अगर 3 ओनर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कंपोजिट रेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया लेकिन उसके साथ में कुछ असेट भी लेट आउट की। हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया लेकिन उसके साथ में आपने कुछ असेट भी लेट आउट की, और असेट लेट आउट करने से जो भी इनकम आती है उसका क्या होगा और हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो देखो उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो आपको ये देखना पड़ेगा अग्रीमेंट सेपरेबल है या नहीं। अगर अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है और ये अदर असेट का रेंट है, ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है और ये अदर असेट का रेंट है, जैसे लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ऐसा था कि 40 लाख का रेंट था, उसमें से 10 लाख अदर असेट का रेंट था, 30 लाख टुवर्ड्स द हाउस प्रॉपर्टी था। तो आप एक काम करिए ना, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है उसको तो आप ले जाइए हाउस प्रॉपर्टी में, और जो भी तुम्हारे अदर असेट का रेंट है वो अदर असेट के रेंट को आप ले जाइए या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में या आईएफओएस में। आईएफओएस या बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन, असेट क्या है आपका, क्या वो बिजनेस है या नहीं, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाइए। तो मैंने क्या बोला, देखिए अगर कंपोजिट रेंट है तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट सेपरेबल है, अग्रीमेंट में सेपरेटली लिखा हुआ है, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में ले जाइए और अदर असेट का रेंट है वो आईएफओएस में ले जाइए। लेकिन अगर एग्रीमेंट सेपरेबल है ही नहीं, एग्रीमेंट में सेपरेटली लिखा ही नहीं है, जैसे होटल्स वगैरह के केस में अग्रीमेंट में सेपरेटली नहीं लिखा होता, आपको बिल देते हो उसमें आपको असेट का भी रेंट साथ में है और हाउस प्रॉपर्टी का भी साथ में है, तो उस केस में आपका टोटल रेंट है वो जाएगा या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है अगर किसी प्रॉपर्टी को अदर असेट के बिना लेट आउट करना फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी हाउस प्रॉपर्टी को अदर असेट के बिना लेट आउट करना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, जैसे होटल एंड ऑल, तो उस केस में पूरा रेंट है वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन या आईएफओएस में जाएगा, भले अग्रीमेंट सेपरेबल है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि आप ओनर हो नहीं लेकिन आपको ओनर मान लेंगे। सबसे पहला, अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने स्पाउस को या अपने माइनर चिल्ड्रन को, कोई भी इंडिविजुअल, ऐसे मैं हूं, मैंने मेरी स्पाउस को मींस मेरी वाइफ को या मेरे माइनर चिल्ड्रन को मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, मींस हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, या तो विदाउट कंसिडरेशन मींस गिफ्ट या फिर फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी की भले वो एक्चुअल ओनर होगी बट उसका डीम्ड ओनर मैं माना जाऊंगा और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने स्पाउस को या अपने चिल्ड्रन को, अपने माइनर चाइल्ड को, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी कोई भी ट्रांसफर करते हैं फॉर विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो वो ट्रांसफरर है, वो उसका डीम्ड ओनर माना जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है करके, ठीक है, एक एक्सेप्शन है। पहली चीज तो अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करते हो तो आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। आप अगर माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करते हो तो डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। माइनर मैरिड डॉटर में बालिका वधु को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो उस केस में पेरेंट्स जो जिसने ट्रांसफर है वो डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज, अगर मान लो आपने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया इन अग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट। अग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट का मतलब क्या होता है कि डाइवोर्स नहीं हो रहा है बट आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, बोलते हो कि आज से मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुंह नहीं देखेगी, अलग अलग रह रहे हो, तो उस केस में दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट। उस टाइम पे अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। एक और कंसेप्ट ये आता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी की जो ओनर होती है, रजिस्टर्ड ओनर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेकिन उसके डीम्ड ओनर जो है वो उस सोसाइटी के जो शेयर होल्डर है, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसके मेंबर होते हैं, वो मेंबर उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे और इनकम उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जांपल
एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था गोकुलधाम सोसाइटी करके, ठीक है। तो गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो वहां पे दया है, वहां पे वो दया का हस्बैंड है, वो क्या गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाला करके, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, जेठिया बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो जेठिया है। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, मेरे को नाम ही याद नहीं आते करके, इतने सारे वहां पे लोग हैं। अब एक बात समझना, वो सोसाइटी के नाम पे सब प्रॉपर्टी सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन ये सब लोग जो है वो क्या है, शेयर होल्डर है सोसाइटी के, या सोसाइटी के मेंबर है। तो इन लोगों के हाथ में वो इनकम है, वो टैक्सेबल होगी, मींस ये लोग क्या है, डीम्ड ओनर माने जाएंगे। एक और चीज समझना, होल्डर ऑफ द इम्पार्शियबल एस्टेट, ये इम्पार्शियबल एस्टेट क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका पार्टीशन लीगली पॉसिबल नहीं है। जिसका पार्टीशन लीगली पॉसिबल नहीं है, तो जो इसका मेन होल्डर रहता है ना, वही उसका डीम्ड ओनर माना जाता है। अब एक चीज समझना, अमेंडमेंट जो हुआ था फाइनेंस एक्ट 2019 से, उसमें यह बोला गया था कि आप 2 एसओपी का बेनिफिट ले सकते हैं। जो आप 2 एसओपी का बेनिफिट है, वो 2 एसओपी का बेनिफिट आप ले सकते हैं। 2 एसओपी जो है उसमें आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज समझना, ये 2 एसओपी का जब आप बेनिफिट लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट का लिमिट है वो आपका 2 लाख और 30,000 दोनों का मिला के लगेगा। दोनों का मिला के आपका 2 लाख या 30,000 का इंटरेस्ट है, वो ही अलाउ होता है। तो यहां पे आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक अपन ने आधे घंटे के अंदर अंदर हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक को रिवाइज कर दिया। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में, जहां पे अपन कोई और टॉपिक है वो रिवाइज करेंगे। इतना आपको रिवाइज किया, अब फटाफट आप जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बाकी गाइस पढ़ाई वगढ़ाई जो है वो चालू करो, बिकॉज इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए है ना, एक कहीं पे मैंने ऐसा सुना हुआ है कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। तो अगर आपको स्वर्ग देखना है ना, उसके लिए खुद बनना पड़ेगा, किसी और के मरने से स्वर्ग नहीं दिखेगा। तो अगर आपको पास होना है, सीए बनना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है करके, ठीक है, तो उसके लिए तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सीए बनना है, आपको आपकी लाइफ, आपके जो चाहने वाले आपके पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ चेंज करनी है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ आप ही बना सकते हो, आप ही बिगाड़ सकते हो। और ये एक छोटी सी एज जो आपकी है, ये जिस एज में आप हो ना, ये 3-4 साल ऐसे है ना आपकी लाइफ में, या तो आपकी लाइफ बन जाएगी या फिर आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। तो आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप ही इसको बना सकते हैं। सो जस्ट फोकस टू योर स्टडी, और जो काम की चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी सब इधर उधर फालतू टाइम पास मत करिए, और सिर्फ पढ़ाई करिए, खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और सब लाइक पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिवली पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स अ लॉट पीपल।